अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए कायम पार्लियामेंट की जो खुसूसी कमेटी है उसका आज इजलास हुआ। पार्लिमानी जमातों की जानिब से आइनी तरमीमी मुसव्वदों पर इत्तफ़ाक़ राय के क़याम और पार्लिमानी जमातों के मुसव्वदों को यकजा करने पर आज गुफ्तगू हुई, जिसके बाद ये बात भी सामने आई कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने आइनी अदालत के क़याम से पीछे हटने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, क्योंकि इजलास में ये तजवीज़ पेश की गई कि आइनी अदालत के बजाय आइनी बेंच को तश्कील दिया जाना चाहिए। JUIF ने हुकूमत और पीपल्स पार्टी को आइनी अदालत का मुसव्वदा वापस लेने की तजवीज़ दी, जिस पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने आइनी अदालत का मुसव्वदा वापस लेने पर रजामंदी जाहिर कर दी। लेकिन आइनी अदालत से मुतालिक जो मुसव्वदा है वो बाज़ाबिता तौर पर वापस लिया जाएगा जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो वफ्द है, जो आज पार्लिमानी कमेटी में लोग शामिल थे, वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल कर लेंगे और मुशावरत करने के बाद ये बाज़ाबिता तौर पर फैसला कर लिया जाएगा। पीछे हटने की क्या रीज़न्स हैं, क्योंकि आइनी अदालत के क़याम पर बहुत ज़्यादा जिस तरह से शद्दोमत के साथ जोर दिया जा रहा था और वक्त की अशद ज़रूरत करार दिया जा रहा था, तो ऐसे में अगर आइनी अदालत के बजाय आइनी बेंच बनाने के क़याम पर इत्तफ़ाक़ राय होता है तो ये कैसी तजवीज़ होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी सीनियर एनालिस्ट मियां सैफुर रहमान साहब। स्काइप लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एनालिस्ट आज़म चौधरी साहब, और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप सबको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। मियां सैफुर रहमान साहब, सबसे पहले तो आइनी बेंच के क़याम की जो तजवीज़ है, क्या आपके ख़याल में एक काबिल कबूल तजवीज़ है? मेरा ख्याल है उसमें वो जो उनकी रिजर्वेशन थी ना, जो इसके फ्रेमर्स हैं, जो इसको मूव करने वाले हैं, जो मूवर्स एंड शेकर्स इसके पीछे थे, जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि जी वो ख़ास जज को तौसीह देने के लिए कर रहे थे, लेकिन उनके जहन में ये था कि ये ना हो कि कोई एक ही जज के पास इतने ज़्यादा इख्तियारात हो जाएं और फिर आइनी अदालत का जो सिलसिला है उसके रूह से वो कोई चीज़ किसी को स्पेस देने की शायद ये बात की जा रही थी, लेकिन इसमें उन्होंने स्पेस अपने मुसव्वदे में ले ली है। अब वो फाइनल क्या ड्राफ्ट बनता है, आपने मुसव्वदे में जो मैंने अभी तक लेटेस्ट खबरें सुनी है कि उसमें ये कहा गया है कि ये जो 5 या 9 रुकनी आइनी बेंच होगा वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत ही, यानी लेकिन उसमें भी जजेस सारे सीनियर होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को उसको बेंच को तोड़ने या रिकॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार नहीं होगा। यानी इसमें वो जो गुंजाइश लेना चाह रहे थे कि ये बिल्कुल जैसे कि उन्होंने अगर सोच रखा है, वैसे तो मैं इस सोच की बिल्कुल निगेट करता हूँ कि ये गलत है कि जी ये जज साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो हमारा बिल्कुल ही वो मलिया मेट कर देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा फिर भी नहीं होता। सेफ्टी वॉल्व्स होते हैं, मुल्क के अंदर मौजूद होते हैं, ट्रैक 2 के भी सिस्टम चल रहे होते हैं। होता रहा है हमारे यहाँ माजी में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत बहुत कुछ हो गया, पूरी की पूरी हमारे कुछ जो मिलिट्री यूनिफॉर्म में लोगों को आइन की उसमें अमेंडमेंट की भी इख्तियार दे दिए गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इस वक्त जो आप देख रहे हैं ना, जो इस वक्त पैटर्न चल रहा है वो कंसेंसस वाला भी है। मेरा जिस तरह आप देख रहे हैं कि बड़ी रिजिड लाइन इख्तियार करके कुछ पार्टीज पीछे हटी हैं, इसी तरह अब रिजिड लाइन मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारे, मैं वो कहना नहीं चाह रहा था लेकिन बहरहाल कह देते हैं। बहरहाल जमहूरियत का एक हुस्न भी तो है ना कि आप किसी न किसी आप मुझे अदालत का भी हुस्न दिखाई दे रहा है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे अब अदालत में भी वो हुस्न दिखाई दे रहा है। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि अदालत में भी अब वो रिजिड पोस्चरिंग होगी कि ये अगर आप कह लेते हैं कि मैं अपने तौर पे एक जज को अपना बना के बैठा हूं, तो जज साहब भी, मेरा ख्याल है कि अब ये जो पूरी वेव चल रही है ना, ये कंसेंसस की है, कॉम्प्रोमाइज की है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के। इसमें देखा जाए ना कि अगर कहीं से मूव हुआ, जैसे कहते थे कि जी इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन इसके पीछे दायरा इख्तियार का सवाल भी तो है ना आज़म चौधरी साहब, क्योंकि दायरा इख्तियार तय होना चाहिए। असल में होता यह है कि अदालत में जब सियासत जाएगी तो ऑब्वियसली जो है वो अदालत में सियासत होगी, सियासत जो है वो उसको अदालत में नहीं जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो सियासतदान है वो इसके जिम्मेदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आइन के अंदर तरामीम की हमेशा गुंजाइश होती है, और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट का एक इस्तेहकाक भी है और जुम्मेदारी भी है कि आइन को तरामीम हो या उसके अंदर कोई भी किसी किस्म की रद्दोबदल की जरूरत है तो पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन इसमें यह बड़ा मैटर करता है कि उसका तरीकाकार कौन सा अडॉप्ट किया जा रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है,
ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। आपको याद है 18वीं तरमीम भी जब लाई गई थी तो 1 साल तक उसके ऊपर बहस मुबाहिसे होते रहे, उसके ऊपर काम होता रहा और फिर 10 महीने लग गए थे, 10 महीने, ठीक कह रहे हो, तकरीबन 10 महीने। ठीक है, सब लोग मिलके मुश्तरका तौर पर एक आईनी तरमीम को उस वक्त मंजूर किया था। अभी ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके ऊपर देखें इबाम बहुत ज्यादा पैदा हो गया। पहली बात यह है कि जब मुसव्वदा, जब गुज़िश्ता हुकूमत ने अटेम्प्ट की इसको पास कराने की, तो किसी को मुसव्वदे का ही नहीं पता था कि मुसव्वदा क्या है। हत्ता कि जिन लोगों से वोट मांगे जा रहे थे, जो पार्लियामेंटेरियंस, उनको नहीं पता था कि किस मुसव्वदे में और किस तरमीम के लिए हमने वोट करना है, जिसपे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने स्टैंड लिया। अब आईनी मुकदमात की अगर हम रेशो देखें तो वो ओवरऑल मुल्क के अंदर वो कितने % बनती है। अगर आपके पेंडिंग जो मुकदमात हैं उनका आप देखें तो वो हजारों में बल्कि लाखों में चले जाते हैं लोअर कोर्ट्स डाल के। तो आपको अगर ये जिस तरह आईनी तरमीम के साथ साथ ये अदालती इस्लाहात की भी बात होनी शुरू हो गई है, आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी कि लोअर कोर्ट्स को उसको मद्देनजर रखते हुए, पेंडेंसी को मद्देनजर रखते हुए आप इसके अंदर कोई इस्लाहात की तरफ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो एक बेंच की तश्कील दी है, तजवीज दी है। अब देखें अल्टीमेटली तमाम जमातों को उस बेंच की तरफ आना पड़ रहा है और इस वक्त जो है जो मौजूदा हालात हैं आज के, वो यही है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी एक कदम पीछे हट के मौलाना साहब की तजवीज के ऊपर आ चुकी है। अब अगर शुरू पहले दिन से ही इसको अच्छे तरीके से इस तरमीम को लेके आया जाता, लोगों को एतमाद में लिया जाता, पार्लियामेंट के सामने मुसव्वदे पेश किए जाते, उसमें बहस होती, तो शायद इतना इबाम पैदा ना होता। दूसरी बात यह है कि आपके मुल्क में SCO कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जब SCO हो रही है उस दौरान आपने आईनी तरमीम का कट्टा भी खोल लिया, आपने पार्लियामेंट के इजलास बुला लिए और इसको आपकी सारी तवज्जो जो है वो इस वक्त जब दीगर ममालिक के सरबराहान आपके पास इस्लामाबाद में बैठे थे और आप लाहौर के अंदर अशाइया में तमाम लोग बैठे थे, सदर मुमलकत भी, वजीर आजम भी, मियाँ साहब भी, वजीर आला साहबा भी, सारे यहाँ पे मौजूद थे और आपकी इन चीजों की वजह से उस पर इबाम मजीद बढ़ जाता है कि ऐसी क्या आफत आ गई है कि आपने बहुत जल्दबाजी में इस आईनी तरमीम को पास करना है। इसके ऊपर फिर बिलावल साहब का एक जुमला याद आ जाता है जो उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए चंद दिन पहले कहा था कि ये आईनी तरमीम हमारी जरूरत भी है और मजबूरी भी है। ये मजबूरी बहुत इसमें इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कौन सी मजबूरी है। अब अगर इन मजबूरियों को, ऐसी चीजों को सामने रखे तो फिर इसके ऊपर वाकई ही एक शक पैदा होता है कि हुकूमत शायद अपने कुछ मखसूस मकासद के लिए इस आईनी तरमीम को लेके आ रही है, जिसकी वजह से काजी साहब की रिटायरमेंट से पहले पहले हुकूमत की कोशिश ये है कि हम ये तरमीम कर लें और उसके ऊपर हम जो भी उनके असल में तो एतराज़ात जो है वो टाइमिंग और इंटेंशंस पर उठाए जा रहे थे। आईनी अदालत के क़याम पर इतना ज़्यादा शायद इशू नहीं था, इसकी टाइमिंग और इंटेंशंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे और ख़दशात थे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो पार्टीज़ आईनी तरमीम लाने के पहले दिन से ही इस बात को प्लीड करती नज़र आ रही थी कि आईनी अदालत का क़याम जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, आईनी अदालत के ज़रिए आम आवाम को जो इंसाफ फराहम करने के रास्ते में रुकावट पैदा होती है वो अब रुकावट नहीं रहेगी अगर आईनी अदालत का क़याम हो जाता है। आईनी जो अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं या आइन को रीराइट करने का जो एक हमारा माजी का एक ख्वाहिश रही है या वतीरा रहा है, तो ये इसका खात्मा हो सकेगा। साथ ही जो मनपसंद तशरीह है वो नहीं की जा सकेगी, इसका भी खात्मा होगा। क्या आप समझते हैं कि आईनी बेंच बनाने से ये तमाम मकासद पूरे हो सकेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है आईनी तरमीम और इसके जल्दबाजी या जो भी वजूहात हैं, असल बात तो यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत है और ज़्यादातर केस जो वहाँ समाअत के लिए आते हैं वो उसमें ज़्यादा आईनी मामलात और कानूनी नुक्ता जो है उसी के ऊपर बात की जाती है। तो पहली बात तो ये बात क्लियर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने लिखा था और बड़ी सोच समझ के लिखा था, और जाहिर है 1973 में जब ये आया तो पाकिस्तान बनने के कई अरसे के बाद जब ये कई सालों बाद आया तो फिर इसके अंदर बड़ी सोच विचार की गई, एक एक लफ्ज को बड़ा गौर किया गया। आज जब आप आईनी तरमीम लाते हैं उसको बहुत हैपहैज़र्डली आप जो है वो पेश करते हैं और फिर एक चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट से पहले ये सब कुछ किया जाता है, तो फिर ये क्यों किया जाता है? फिर उसमें ये देखा जाता है
कि जो खुद मुस्लिम लीग है उसके अंदर धड़ेबंदियां हो जाती हैं और कुछ एमएनए हजरात जो होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपने हमें मजबूर किया तो हम ओहदे से इस्तीफा दे देंगे, और अगर एमएनए से वो इस्तीफा दे देते तो फिर जाहिर है फिर हुकूमत का कायम रहना मुश्किल हो जाता। दूसरी बात इसके अंदर आईनी तरमीम, देखें बिल्कुल यकीन मानिए कि आज ज़रूरत है बेहतर कवानीन की और बेहतर उसकी तशरीह की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं और मेरी पार्टी तहरीक जवानान पाकिस्तान, हम सियासी लोग हैं, हम तो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं और हमने अपने जो बाकायदा इसके ऊपर अपना एक पेपर भी जारी किया हुआ है। लेकिन बहरहाल असल बात यह है सीधी सी कि इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा। मैं आपको चंद गोश गुजार कर दूं चीजें कि तकरीबन 1% जज साहिबान जो हैं वो लोअर कोर्ट से और सेशन कोर्ट से जो है वो आते हैं हाई कोर्ट में, 1%। और जो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कैसे बनते हैं आपको पता है, वो कहीं ना कहीं या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी या किसी पॉलिटिशियन के वो वकील ले रहे होते हैं। तो ये जो तरीकाकार है मेरे ख्याल में इसके ऊपर गौर की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि वो जज साहिबान जिन्होंने बड़ी मुश्किल से लोअर कोर्ट से चीज़ों को समझ के आगे चले हैं और तकरीबन इस टाइम पे 30 लाख के करीब जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हैं और लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, उसके ऊपर बात करनी चाहिए ताकि आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो सके। अभी आप ये देख लें कि हमारे ये दोनों मोअज़्ज़ज़ भाई बैठे हैं, इनको पता है कि अगर एक आदमी रावलपिंडी में उसका मुकदमा है, वो सरगोदा से आता है, जब वो खर्चा करके आता है पता चलता है कि जी यहाँ तो तारीख डल गई है, तो सिर्फ तारीख की खातिर वो इतना खर्चा करके और दिल्लत उठा के वो आता है। भाई आप इसको जो है आजकल मॉडर्न फैसिलिटी है, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो इसी लिंक यूज तरीके कर से आप सकते हैं। मुकदमात की प्रेसिडेंट्स मौजूद है, ई लाइब्रेरीज अभी जो है वो शुरू हुई हुई है। तो इन सब से लेकिन असल मकसद ये है कि इसके जो टाइमिंग, देखिए जो 6 महीने हुए थे तकरीबन इसके ऊपर 8वीं तरमीम के ऊपर इस पे बड़ी सोच विचार की गई थी और फिर ये बिल आया था और जिसकी वजह से वो पास भी हो गया। अभी इसमें तो सारे में मौलाना फजलुर रहमान विन विन सिचुएशन के अंदर हैं और लगता ये है कि बागें उनके हाथ में। जाहिर है बलूचिस्तान के अंदर भी वो कुछ अपना पीस ऑफ पाई मांगेंगे और केपी के अंदर भी उनकी चाहेंगे और फेडरल के अंदर भी, और फिर उनके साथ क्या वादे वईद हुए हैं। इसका मतलब है कि ये जो बिल आ रहा है या ये जो अभी तजावीज या जिसको सोचा जा रहा है काम करने के, इसको पाया तकमील पहुंचाया जा रहा है, वो लोगों की ख्वाहिश नहीं है बल्कि उनकी मजबूरी है, जैसे पहले कह दिया गया। और दूसरी बात यह है कि वो मजबूरी क्या है, अगर तो वो एक सिर्फ सियासी पार्टी के हवाले से जुड़ी हुई है, अगर तो वो किसी एक शख्सियत के इर्द गिर्द मरकूज है। देखें जज है ना, कोई भी हो, आप हो मैं हूं कोई भी हो, वो तो इंसाफ देगा। उसने तो आईन ने पाकिस्तान के तहत इंसाफ देना है। मसला ये है कि आज 60,000 केसेस जो हैं वो क्यों सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े। क्या किसी ने ये बात की कि जजों की जो तादाद है उनको बढ़ाया जाए, जो कि आइन के अंदर लिखा हुआ है? क्या किसी ने हाई कोर्ट के जजों की जो तादाद है उनको बढ़ाने की बात की? आप बलूचिस्तान के अंदर देख लें कि इस टाइम पे टेररिज्म का इतना बड़ा वहां वो शिकार है, लेकिन उसमें टोटल 9 टेररिस्ट कोर्ट्स मौजूद है। अब आप अंदाजा करें कि 9 टेररिस्ट कोर्ट और हजारों में मुकदमे, तो फिर आप ये कैसे चलाएंगे? तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने ये जो काम करने जा रहे हैं इसका आम आदमी की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना आम आदमी को इससे लेकिन अब्दुल्ला साहब बात यह है कि आईनी अदालत के कयाम पर तो किसी पार्टी को भी एतराज नहीं था। जब मिसाके जमहूरियत का ये हिस्सा था कि आईनी अदालत का कयाम जो है वो अमल में लाया जाएगा और इस पर तमाम पार्टीज जो है वो मुत्तफिक भी रही हैं। असल में तो मुद्दा ये था कि टाइमिंग और इंटेंशंस क्या हैं हुकूमत की और इससे कोई वो फायदा हासिल करना चाह रहे हैं, ये एक्चुअली मामला था। लेकिन आईनी अदालत के कयाम पर तमाम पार्टीज का इत्तेफाक राय था, इसमें कोई दो राय नहीं थी कि आईनी अदालत का कयाम नहीं होना चाहिए। अब उसको कन्फ्लिक्ट में तब्दील कर दिया जाए, कंट्रोवर्सी में तब्दील कर दिया जाए तो वो एक और मामला हो सकता है। लेकिन बजाय इसके कि ऑल द वे आईनी अदालत के कयाम को मुस्तरद करते, आप जिस टाइमिंग पर जो एतराज किया जा रहा था या एक वो कंसेंसस सा डेवलप कर लिया जाता, एक खास टाइम फ्रेम जो है उसका तय कर लिया जाता, इतनी जल्दी में ये ना लाई जाती तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं था। ये देखिए जमहूरियत होती यही है ना कि आप जमहूर की आवाज सुनते हैं और इसमें आईनी, मैंने आपसे कहा
कि पाकिस्तान के कवानीन के अंदर यकीनन जो है वो बेहतरी की गुंजाइश है। और क्यों नहीं, क्योंकि अगर आपकी अदलिया का नंबर 130वां आ गया है तो यकीनन गुंजाइश की जरूरत है। अब अगर गुंजाइश की जरूरत है तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि जमहूरियत के अंदर जमहूर सबसे पहले मुकद्दम होते हैं। आम आदमी की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, आईनी तरमीम करें। मैंने तो आपसे एक सवाल पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत नहीं है, क्या वहां आइन डिस्कस नहीं होता? इसका मतलब यह है कि मैं आपको एक छोटी सी अगर इसकी मिसाल दे दूं कि आप देखें कि हम पुलिस में एक एंटी करप्शन बना, एंटी करप्शन का नतीजा यह हुआ कि वो पहले से भी ज्यादा करप्ट हो गया। फिर उसके ऊपर एक FIA आ गया, FIA के बाद उसके ऊपर एक नैब आ गया, और फिर नैब के अंदर क्या होता है वो तो मेरे ख्याल में आप मेरी बहन ज्यादा अच्छा जानती हैं कि वो क्या होता है। तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने अपने सिस्टम को जो है वो ठीक करने की जरूरत है, रादर देन कि आप सिस्टम के ऊपर एक और सिस्टम ले आए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक, साबिक अटॉर्नी जनरल मियां खालिद हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मियां खालिद हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां खालिद हबीब साहब, इदारे मजीद बनाना तो कोई खराबी वाली बात नहीं है। जितने ज़्यादा इदारे एक्सपैंड करेंगे उतनी ज़्यादा इंतज़ामिया जो है वो बेहतर होगी, इंतज़ामी सिचुएशंस बेहतर होंगी। तो बजाय इसके कि हम उनको इफ़ेक्टिवली जो है वो चलाएं, उनका जो काम है वो प्रॉपर उससे ले सकें, हम इस तरफ क्यों नहीं जाते? मजीद इदारे बनाना बड़ी अच्छी बात है, मजीद इदारे बनाएं, मगर जो इदारे मौजूद हैं उनको भी इफेक्टिव प्ले कहीं ना कहीं करना चाहिए। देखें, बात ये है कि मैं तो थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा आपकी राय से कि अदारे मजीद जो है बनाना अच्छी बात है। मेरा एक्सपीरियंस जो आप भी देखें कि हमारे नजरों के सामने पिछले 8-10 साल में कितने अदारे बने, तो उन नए अदारे बनने से क्या बेहतरी है? मसला आप वापडा से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां निकली, हर लेस्को, फैक्सो, आइस्को, पेप्को, कितनी क्या परफॉर्मेंस बेहतर हुई, अखराजात बढ़ गए, करप्शन बढ़ गई। बात अदारे जो है वो उनको कम करने की या उनको जो है वो बढ़ाने की नहीं है, बात गवर्नेंस की है। जो आपके अदारे मौजूद हैं, अगर उनकी गुड गवर्नेंस नहीं है तो आप उसी तरह के और अदारे भी 10 खड़े कर लें, तो वो क्या आपको डिलीवर करेंगे? तो असल मसला मजीद इदारे बनाना ना हुआ ना, परफॉर्मेंस और गवर्नेंस हुआ। असल गवर्नेंस का मसला है हमारे मुल्क का। आप देखें ना, एक ब्यूरोक्रेट है, आप उसको वहां से हटा के तो आप उसको जो है वो किसी कंपनी का बना देते हैं, हेड बना देते हैं। उसकी तनख्वाह पहले अगर 21वें ग्रेड में 2 लाख रुपए लेता तो आप उसको 20 लाख रुपए में वहां पे उसका CEO बना देते हैं, कोई कंपनी क्रिएट करके। तो उस कंपनी की क्या जो है वो अफादियत है, क्या गवर्नेंस है, क्या लोगों को डिलीवर कर रही है? तो ये तो सारा नवाजने का एक चक्कर होता है। तो जो बंदा जो है वो एक 20वें 21वें ग्रेड पे बैठ के जो है वो डिलीवर नहीं कर सका, तो उसको आप 20 लाख की बजाय 20 करोड़ दे दें, वो वही कुछ करेगा जो पहले करता रहा। ठीक हो गया। तो हाँ ठीक, नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।